हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कुकुर पटेल में। चलिए तो फिर इस क्लास में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान से संबंधित ऐसे 50 प्लस क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको देख लेनी चाहिए आपके एग्जाम में जाने से पहले। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, अगर आपने भारतीय समाज का इतिहास पढ़ा होगा तो 1856 से रिलेटेड घटनाएं भी पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। 1856 महत्वपूर्ण क्यों है? कन्यावध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, सती प्रथा अधिनियम पारित हुआ कि डाकन प्रथा अधिनियम पारित हुआ। तो देखिए 1856 में ना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इस कारण से वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। भारत में क्षेत्रवाद के विकास का कारक है। भारत में ना जो क्षेत्रवाद है उसके विकास का क्या कारण है? देखिए, पहला है भाषाई लगाव, सही है। निहित राजनीतिक स्वार्थ, ये भी सही है। क्षेत्रीय संस्कृति और आर्थिक पिछड़ापन। तो देखो चारों ऑप्शन करेक्ट है। भारत में जो क्षेत्रवाद है उसके विकास में सभी चारों कारक महत्वपूर्ण है। भाषाई लगाव के कारण क्षेत्रवाद का विकास हो रहा है, निहित उसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी है, क्षेत्रीय संस्कृति भी है, और आर्थिक पिछड़ापन जो होता है वो भी अपने एक अलग और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि क्षेत्रवाद के सहायक में सभी सहायक है। अगला देखिए, भारतीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन, ऑप्शन ए है 96, 90, 2002 की 1994। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा 26 सितंबर 1994 को ना बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन हुआ था, 26 सितंबर 1994 को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत कैसा देश है? एक उच्च नगरीकृत देश है, निम्न नगरीकृत देश है, मध्यम है कि एक मध्यम निम्न? तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा कि नगरीकरण मतलब शहरों की उपस्थिति की दृष्टि से ना, नगरों की दृष्टि से भारत एक मध्यम और निम्न नगरीकृत देश में आता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है। भारत में जो नगरीय जनसंख्या है ना वो सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में, कौन से 10 की ईयर में बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1991 से 2001 तक ना सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई थी भारत में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1991 से 1000 वाला जो जो दशक था वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई भारत में अभी तक, ठीक। चलिए अगला हम चलते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भानुगुप्त का जो एरन स्तंभ अभिलेख है ना, या स्तंभ शिलालेख है, वहीं से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? भानुगुप्त का एरन स्तंभ शिलालेख से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सुरकोतड़ा, लोथल, धोलावीरा और बनावली, ठीक है। तो गुजरात में ना सुरकोतड़ा, लोथल, धौलावीरा ये सभी गुजरात में उपस्थित है। बनावली जो है ऑप्शन नंबर डी वो है हरियाणा में उपस्थित। कहाँ है वो? हरियाणा में उपस्थित। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी सही स्थिति संबंधित युग्मों को सुमेलित करिए। हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल है और उनके सही जगह, देखो बनावली हरियाणा अभी हमने पढ़ा तो ये तो सही हो गया है ना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। दायमाबाद महाराष्ट्र भी सही है, लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान गलत है। बनावली और राखीगढ़ी जो है ना वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो इसका भी 8 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है, कि राखीगढ़ी राजस्थान गलत है, ये राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? देखो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वेद त्रयी क्या है? वेद त्रयी 4 वेद आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेद में ना 3 को वेद त्रयी कहा जाता है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो याद रखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ना वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है तीनों को। इसमें ना अथर्ववेद शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित था उसका नाम था पर्ण। क्या नाम था उसका? पर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के ना 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। नेक्स्ट को देखिए। भारतीय मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। भारतीय मैकियावेली के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य को। किसको? कौटिल्य को ही ना भारतीय मैकियावेली के नाम से जाना जाता है।
महाराजाधिराज की उपाधि पाने वाले पहला गुप्त शासक कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ना महाराजाधिराज की उपाधि पाने वाले पहले गुप्त शासक थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ है। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ, खान का क्या है? खानकाह एक धर्मशाला है। खान का क्या है? एक धर्मशाला है। ठीक है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तुकाराम जी थे शिवाजी के समकालीन। कौन? तुकाराम जी। नेक्स्ट को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अभी युद्ध और उनसे रिलेटेड डेट्स को देखिए। सरहिंद की लड़ाई हुआ था 1555 में, ठीक है, वो सही है। सरहिंद की लड़ाई 1555। हल्दी घाटी 1576 सही है। सामूगढ़ 1658 भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देवराई का युद्ध न 1678 में नहीं हुआ था, बल्कि देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में। कब हुआ था? 1659 में। और किसके किसके बीच हुआ था अगर हम देखें तो औरंगजेब और उनका एक जो भाई था दारा सिकोह, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, देवराई का युद्ध 1678। चलिए अगला चलते हैं। भारत में शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच या वुड का जो आदेश था, वुड डिस्पैच बोला जाता है, उसी को ना भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच या वुड का आदेश 1854। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया था चाय और चीनी के व्यापार पर? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। चाय और चीनी के जो व्यापार थे ना, उससे संबंधित एकाधिकार को 1833 में समाप्त कर दिया था, जो ये विशेष एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, चाय और चीनी के व्यापार के संबंध में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया? 1878 में लाया गया एक सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश भारत में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए भाई, 1857 की क्रांति और उनसे संबंधित लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, नाना साहब कानपुर से थे, सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ाई लड़ रहे थे 1857 की क्रांति में, वो भी सही है। कुंवर सिंह मैसूर दिया है और रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। कुंवर सिंह मैसूर गलत है, क्योंकि जो कुंवर सिंह जी थे ना, वो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति के समय में। तो ए, बी और डी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ए, बी और डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो देखो, खेतीहर मजदूर है, साहूकार है, कृषक है और जमींदार है। तो खेतीहर मजदूर ने भाग लिया था और कृषकों ने भी भाग लिया था। साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर नहीं लिया था पूछा है, तो 2 और 4 किस में है? डी में है ना। तो डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था 1857 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है? तो पहला है मानव के दुर्व्यापार तथा बाला श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण 29, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 भी सही है। अनुच्छेद 31 न संबंधित है किससे? संपत्ति के अधिकार, विशेषाधिकार, संपत्ति के जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है और जो मौलिक अधिकार थे उनसे अलग कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन गलत है ना। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। लेकिन इसमें क्या बोला गया? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग है, तो इससे बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत है ना। इसमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व नहीं है? देखो, भारत में एकात्मक तत्व, एकात्मक क्या होता है? ऐसा तत्व जो हमारे जो देश है ना, उसमें एक हरी नागरिकता या जो एकात्मक जो चीज़ें हैं, ठीक है, एकता को प्रोत्साहित करती है, ऐसा भी बोला जा सकता है। ठीक, तो कौन कौन सा है? एक तो हो गया शक्ति का विकेंद्रीकरण बोला है, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण एकात्मक को प्रोत्साहित करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कौन कौन सा है बोला गया? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनर्विलोकन और अखिल भारतीय सेवा और द्विसदनात्मक व्यवस्था। 6 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है जो एकात्मक तत्व को प्रोत्साहित करता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, तो दूसरा, तीसरा और पांचवा, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवा, ये जो तीनों है ना, वो क्या करता है?
एकात्मक तत्व को प्रोत्साहित करता है। बाकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक पुनर्विलोकन और द्विसदनात्मक, ये एकात्मक तत्व को प्रोत्साहित नहीं करता, ठीक, भारतीय संघीय व्यवस्था में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही बोला है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में? पहला है, मौलिक कर्तव्य के विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। दूसरा है, इन्हें स्वर्णशील समिति की सिफारिश पर 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हालांकि निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में न्यायोचित है, ठीक है। तो कौन सा सही है बोला गया है? तो देखिए 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बस, ठीक है। पहली चीज तो मौलिक कर्तव्यों का विचार संयुक्त संघ रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ अमेरिका बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या गलत हो जाता है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा निर्मित किया गया था इसको 1976 में, तो यहाँ पर 44वां बोला गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दोनों सदन की जब भी संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक का, याद रखिएगा, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है और उपराष्ट्रपति भी नहीं मौजूद है ना, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ना, वही क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त या हटाया जा सकता है? ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल किसे हटा सकता है या किसे नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, राज्य चुनाव आयुक्त है, राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य है और राज्य के महाधिवक्ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल चौथे। राज्य के महाधिवक्ता बस ऐसा पोस्ट है जिसको राज्यपाल हटा सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं, बाकी में उनका अधिकार नहीं रहता, ठीक। बाकी कार्य किसका हो जाता है? राष्ट्रपति का। अगला देखते हैं, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? मुख्य रूप से आप 3 आपात को याद रखिए, 352, 356 और 360, ठीक है। 352 जो होता है पर बाहरी युद्ध के बेस पर 352 आपात लगाते हैं राष्ट्रपति। तो यहाँ इसका सही आंसर तो कोई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 356 जो होती है वो होती है अगर राष्ट्रपति को डाउट है, राज्य जो सरकार है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई डाउट है, विश्वास है वो खो देता है, तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 356 के तहत। और 360 होती है एक जिसको वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, है ना, वो तीनों यहाँ पे याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 352। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग के गठन करता है राज्य के राज्यपाल। कौन करेंगे? राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों की ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण 50% आरक्षण दिया गया है? किसके ग्राम पंचायत में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में दिया गया है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, मतलब तीनों। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात तीनों ऐसे राज्य हैं जहां ग्राम पंचायत में ना 50% महिला आरक्षण होना चाहिए या महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक। चलो आगे चलेंगे। यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी संधि या जल संधि अलग करता है? यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को ना जिब्राल्टर की जल संधि अलग करती है। कौन सा? जिब्राल्टर की जल संधि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जैवमंडल। क्या बोलते हैं उसको? जैवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शैल है? कायांतरित, देखो शैल जो होती है ना, चट्टाने को शैल बोला जाता है, वो 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, अब याद रखिएगा, अग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो जो चूना पत्थर है ना, वो एक अवसादी चट्टान है। अवसादी कायांतरित क्या होती है? बहुत लंबे समय के बाद जो चट्टान का निर्माण होता है ताप और दाब के प्रभाव से ना, वो कायांतरित चट्टान होती है ना। संगमरमर, क्वार्टजाइट और स्लेट ऐसे चट्टान। लेकिन चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी है, मतलब इस कायांतरित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक। विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व का सर्वाधिक भूकंप आते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी में। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक ना गर्म जलधारा है। अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा
है। ठीक है, स्थानीय पवन की निम्नलिखित युग्मों और उनके प्रवाह क्षेत्र के साथ सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है बोला गया है? ठीक है, सही सुमेलित। तो सही सुमेलित अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही है। ठीक है, सिरोको भारत, लू रॉकीज ये सब सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मिस्ट्रल स्पेन सबसे सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या है? वन के प्रकार दिया गया है और सूची 2 में ना प्रदेश दिया गया है। तो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधी शुष्क वन और अल्पाइन और उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन दिया गया है ना। पहला में अरुणाचल है, दूसरा में सहाद्री है, तीसरा मध्य गंगा है, चौथा में तराइन है। इसका ए सही सुमेलित है, ए के साथ 4, बी का 3 है ना, सी का 1 और डी का 2, मतलब ए है चौथा उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती तराई में है। ठीक, अगर हम बी उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती की बात करें तो वो है गंगा के मैदान में। सी अल्पाइन की बात करते हैं तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, और उष्ण कटिबंधी सदाबहार की बात करें तो वो है सहाद्री में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला चलेंगे, हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है ना। हिमालय की विभिन्न श्रृंखलाएं आप जानते होंगे, तो सबसे पहले कौन सा? उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम आएंगे, है ना, ऊपर के से नीचे की ओर आना है। तो देखो सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले होती है काराकोरम दर्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा पहले नंबर में? काराकोरम, ये पहले हो जाएगा। लद्दाख की श्रेणी सेकंड में क्या हो जाता है? लद्दाख की श्रेणी। ठीक है, फिर हो जाता है जास्कर, फिर सबसे नीचे में है शिवालिक श्रेणी, अगर आप लोगों को पता होगा, है ना। तो लद्दाख, जास्कर, फिर काराकोरम। ठीक है, ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा कैसी होती है? ग्रीष्मकालीन जो मानसून होती है उसकी प्रवाह की सामान्य दिशा होती है ऐसे। ठीक है, ये कौन सा दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक, क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा। क्वेश्चन देखो, हरित क्रांति की शुरुआत भारत के किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत ना भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। अगला देखिए, भांगड़ा नांगल परियोजना इनमें से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है ना। भांगड़ नांगल परियोजना ना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, है ना, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। क्या? भांगड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, भारत में इस्पात कारखानों के कौन से समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात ना भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात कारखाने हैं उसको बनाया गया था। 45 सी, कौन कौन सा? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। पानीपत के दूसरा युद्ध में मुगलों के खिलाफ अफगान सेना का नेतृत्व करने वाले हिंदू सेनापति हेमू निम्नलिखित में से किस शूर शासक का सेनापति था? मतलब हेमू जो थे वो कौन से शूर शासक के सेनापति थे, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है मोहम्मद आदिल शाह, जो शूर शासक थे उनका सेनापति थे कौन? हेमू, मोहम्मद आदिल शाह के। ठीक है, चलिए सामाजिक विज्ञान के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक अध्ययन की अंतः विषयक प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सामाजिक विज्ञान के अंतः विषयक प्रकृति, तो देखो यह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विभिन्न सामाजिक विज्ञान को जोड़ती है, यही इसका सबसे अच्छा वर्णन है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का। क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किनके लिए, किसके लिए उपयोगी है? क्षेत्रीय यात्राएं, तो देखो क्षेत्रीय यात्राएं जो होती है ना वो किस चीज़ के लिए होता है? अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए होता है। अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए क्षेत्रीय यात्राएं होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है? परंपरागत शिक्षण पद्धति, पुस्तकालय का अभाव। ऑप्शन नंबर डी 66 का सही आंसर होगा कि इन सभी की कमियां जो है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य समस्या है। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर ना वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, ये सबसे ज़्यादा इस पर बल दिया जाता है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है भाई? देखो, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है, ये तो हो गया सही। ठीक है, सेकंड गलत है, सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति ना वैज्ञानिक नहीं होती, बोला गया, तो कोई गलत है ना। चलो अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कही जाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाहर के जीवन के साथ होनी चाहिए, मतलब बच्चों के विद्यालय जीवन का मेल किसके साथ होना चाहिए? बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। ये किसके अनुसार? एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, है ना। तो क्या जा रहा है, स्कूल स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य क्या है? आधारभूत उद्देश्य अगर हम देखें तो देखिए का उद्देश्य क्या होता है,
विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, विद्यार्थियों को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना, मतलब नॉलेज देना राजनीति का, और सामाजिक रूप से भी सक्रिय बनाना। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से पेशेवर बनाना कोई उद्देश्य नहीं है सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, ये भी सी इसमें नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, सी इसका सही आंसर हो जाए, ए सी डी। ठीक, चलिए तो फिर इस तरह से हमने टोटल 50 प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखा। सारे क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।